आरबीसी 12th बायोलॉजी में आज हम अध्याय 36 मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इसकी मुख्य टॉपिक देखें तो पहले हम गुणसूत्र की परिभाषा और प्रकार पढ़ेंगे, फिर गुणसूत्रीय विकृतियां पढ़ेंगे जिसमें ऑटोसोमल और एलोसोमल प्रकार की विकृतियां पढ़ेंगे, फिर संलग्नता, इसकी परिभाषा और प्रकार पढ़ेंगे, फिर जीन विनिमय, इसकी परिभाषा, लक्षण और प्रकार का अध्ययन करेंगे, फिर लिंग संलग्न वंशागति, इसमें वर्णांता और हीमोफीलिया का अध्ययन करेंगे, फिर सिकल सेल एनीमिया और अंत में फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं गुणसूत्र। तो इसकी अगर परिभाषा देखें तो जो कोशिका का केंद्रक है उसमें कुछ धागे नुमा संरचना मिलती है और ये धागे नुमा संरचना ही आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का नियंत्रण करती है, गुणसूत्र कहलाती है। तो इसका सर्वप्रथम देखा था हॉफ मिस्टर ने और इसका सबसे पहले वर्णन किया था स्टार्स बर्गर ने। सटन व बॉवेरी ने गुणसूत्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत कहता है कि गुणसूत्र पर जीन रेखीय क्रम में पाए जाते हैं, यानी एक रेखा में पाए जाते हैं और गुणसूत्रों के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं। अब ये गुणसूत्र ध्यान रखिए 3 प्रकार के हैं: वायरल गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र और यूकैरियोटिक गुणसूत्र। वायरल गुणसूत्र का मतलब ऐसे गुणसूत्र जो वायरस में पाए जाते हैं। ये या तो रेखीय यानी सीधी रेखा की तरह होते हैं या वृत्तुल यानी गोलाकार आकृति में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र है, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और ये सदैव वर्तुल आकृति में दिखाई देते हैं। तो यूकैरियोटिक गुणसूत्र है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक गुणसूत्र है ये डीएनए, हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटने से बनता है। यानी जो डीएनए है वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पर लिपटता है तो यूकैरियोटिक गुणसूत्रों का निर्माण होता है। ये यूकैरियोटिक गुणसूत्र 2 प्रकार के अपन देख रहे हैं। पहला दैहिक गुणसूत्र या अलैंगिक गुणसूत्र या कायिक गुणसूत्र या ऑटोसोम। ये हमारे शरीर के कायिक लक्षण यानी हमारे कायिक अंगों के निर्माण का नियंत्रण करते हैं। जबकि दूसरा है लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स गुणसूत्र या एलोसोम गुणसूत्र, ये मनुष्य में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। अच्छा, अब 2 शब्द याद रखना। एक है गुणसूत्र प्रारूप यानी कैरियोटाइप। ये क्या है? यदि गुणसूत्रों को आकार के आधार पर क्रम में जमाया जाए तो जो क्रम में जमाने की क्रिया है ये क्रिया ही गुणसूत्र प्रारूप या कैरियोटाइप कहलाती है। तो दूसरा क्या है? गुणसूत्र आलेख यानी इडियोग्राम। यानी अगर हम गुणसूत्र प्रारूप बना दें यानी गुणसूत्रों को आकार के आधार पर जमा दें तो जो चित्र या आलेख प्राप्त होगा, ये चित्र या आलेख ही गुणसूत्र आलेख कहलाता है। जैसे ये डायग्राम अपन देख रहे हैं जिसमें हमने गुणसूत्रों को उसकी आकार के क्रम में जमाया है। तो ये जो जमाने की क्रिया है इस क्रिया को तो कैरियोटाइप कहेंगे और कैरियोटाइप करने पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये डायग्राम इडियोग्राम कहलाता है। अब अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। यानी जो गुणसूत्र है इसकी संख्या में या कमी या वृद्धि हो जाए या इसकी संरचना में कोई परिवर्तन हो जाए तो इसके कारण जो मानव विकृतियां बनती है वो गुणसूत्रीय विकृतियां कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। पहली है ऑटोसोमल विकृतियां या असामान्यता और दूसरी है एलोसोमल असामान्यता। तो नाम से स्पष्ट हो गया कि ऑटोसोमल असामान्यता है ये ऑटोसोम यानी कायिक गुणसूत्रों के कारण होगी जिसकी संख्या मनुष्य में 44 होती है। जबकि एलोसोमल है यह एलोसोम यानी लैंगिक गुणसूत्रों के कारण होती है जिसकी संख्या मनुष्य में 2 होती है, पहला एक्स और दूसरा वाई। यानी ये एक्स और वाई गुणसूत्र के कारण होगी जबकि ये वाली कायिक गुणसूत्रों के कारण होगी। अब हम कुछ ऑटोसोमल असामान्यता पढ़ रहे हैं। जैसे पहला है मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। इसका कारण है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी। यानी 21वां गुणसूत्र है वो मोस्टली प्राय संख्या में 2 होता है, लेकिन जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है उसमें 21वें गुणसूत्र की संख्या 3 हो जाती है, जिसके कारण कुल गुणसूत्र जो 46 होने चाहिए थे वहां पर 47 हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब 40 वर्ष जो अधिक उम्र की महिलाएं होती है उनमें जो 21वां जोड़ा गुणसूत्र है वो अंड जनन के समय एक ही अंडे में आ जाता है। यानी 21वां गुणसूत्र अलग अलग अंडों में जाना था वो एक ही अंडे में आ जाता है और ऐसे अंडे का निषेचन शुक्राणु से होने से डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो इसका लक्षण देखें तो ऐसे बालक का कपाल यानी जो ललाट है वो चौड़ा होता है, गर्दन छोटी होती है, उसके हाथ चपटे होते हैं और जो अंगुलियां हैं वो बोथली यानी खुली हुई होती है,
ऐसे बालकों का मुंह खुला रहता है और निचला होठ लटका हुआ रहता है। जीभ खांचदार होती है और मुंह से बाहर निकली हुई होती है। इनका पेट फूला हुआ होता है और ऐसे बालक मंद बुद्धि वाले होते हैं। दूसरा अपन पढ़ते हैं ऑटोसोमल असामान्यता में डाउन सिंड्रोम। इसका कारण है 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, यानी 18वां गुणसूत्र संख्या में 3 हो जाता है, तो कुल गुणसूत्र 47 हो जाते हैं। लक्षण देखें तो ऐसे जो विकृति से ग्रसित होते हैं उनका भार बहुत ही कम होता है और इनका सिर छोटा और असामान्य आकृति का होता है। जबड़े बहुत छोटे होते हैं, मुंह भी बहुत छोटा होता है, लेकिन अंगुलियां बहुत लंबी होती है। और एडवर्ड सिंड्रोम से ग्रसित बालक 1 वर्ष से अधिक आयु तक जीवित नहीं रहते हैं। तीसरा पढ़ते हैं विविध संरचनात्मक असामान्यता। देखो ये जो ऊपर 2 पढ़ी अपन ने, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये तो गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई, जबकि विविध संरचनात्मक असामान्यता है ये गुणसूत्र में विलोपन, यानी गुणसूत्र का छोटा खंड टूट जाए या उस गुणसूत्र का स्थानांतरण हो जाए, छोटा खंड टूट करके किसी और पर जुड़ जाए, तो संरचनात्मक असामान्यता पैदा होती है। जैसे एक उदाहरण दे रखा क्राई टू चैट सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो 5वां गुणसूत्र है उसकी पी भुजा का विलोपन, यानी उसकी पी भुजा से छोटा सा खंड टूट जाता है और ऐसे बच्चे कहा जाता है बिल्ली की तरह चिल्लाते हैं और ये बालक भी 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहते हैं। तो ये अपने जो 3 पढ़ी थी वो 3 तो थी ऑटोसोमल असामान्यता, कई गुणसूत्रों में संख्या में या संरचना में परिवर्तन के कारण होने वाली असामान्यता है। अब पढ़ रहे हैं अपन एलोसोमल असामान्यता, यानी लिंग गुणसूत्रों के कारण होने वाली असामान्यता, यानी एक्स व वाई गुणसूत्र के कारण अगर इनकी संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो इसके कारण होने वाली असामान्यता। इसमें पहला दे रखा टर्नर सिंड्रोम। ये ध्यान रखना सदैव महिलाओं में ही पाया जाता है और इसका कारण क्या है कि महिला में एक्स गुणसूत्र की कमी, यानी ऐसी महिला में 44 एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। यानी सामान्य महिला में 44 एक्स होते हैं, यानी एक्स गुणसूत्र 2 होते हैं, लेकिन इस महिला में एक्स गुणसूत्र 1 ही रह जाता है। इस कारण कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 45 ही रह जाती है। लक्षण देखें तो ऐसी महिलाएं लंबाई में कम होती, यानी बौनी होती है। इनमें लैंगिक विकास देरी से आता है, ये मंद बुद्धि वाली होती है और इनके जो स्तन है वो अपूर्ण विकसित होते हैं और गर्दन पर जो त्वचा है वो जालनुमा होती है। तो ये टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। दूसरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये ध्यान रखना सदैव पुरुषों में होता है और इसका कारण एक्स या वाई गुणसूत्र की अधिकता, यानी या तो एक्स गुणसूत्र ज्यादा हो जाता है या वाई। जैसे देखें अपन 44 एक्स वाई, यानी इसमें एक एक्स गुणसूत्र अधिक हो गया। 44 एक्स वाई होना चाहिए था, इसमें एक्स वाई हो गया, यानी कुल गुणसूत्र 47 हो गए। या फिर 44 एक्स वाई, यानी 2 एक्स गुणसूत्र अधिक हो गए, यानी कुल गुणसूत्र 48 हो गए। या फिर देखें 44 एक्स वाई, यानी 3 एक्स गुणसूत्र अधिक हो गए, यानी कुल गुणसूत्र 49, यानी इनमें तो एक्स गुणसूत्र अधिक हुए। अब यहाँ देखें तो 44 एक्स वाई, यानी इसमें एक एक्स भी ज्यादा हो गया और एक वाई गुणसूत्र भी अधिक हो गया, यानी कुल गुणसूत्र 48 हो गए। या 44 एक्स वाई, यानी एक्स गुणसूत्र 2 ज्यादा हो गए और वाई गुणसूत्र 1 ज्यादा हो गया। तो इनमें से किसी भी कारण से क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। अगर लक्षण देखें तो ऐसे व्यक्ति बहुत लंबे होते हैं लेकिन अल्प बुद्धि वाले होते हैं। इनके हाथ पांव अधिक लंबे होते हैं शरीर की तुलना में। ये बंदिये होते हैं, मलय में जनन की क्षमता नहीं होती है और पुरुषों में महिला की भांति लक्षण आ जाते हैं, यानी उनमें किशोर अवस्था आने पर स्तन बड़े हो जाते हैं, शरीर पर बालों की कमी हो जाती है। अगला पढ़ते हैं, अगर स्त्रियों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र आ जाए तो, जैसे स्त्रियों में 44 एक्स तो होते ही हैं, इसमें 44 एक्स हो गया, यानी 1 एक्स गुणसूत्र अधिक हो गया, कुल गुणसूत्र 47 हो जाएंगे। या 44 एक्स, यानी 2 एक्स गुणसूत्र अधिक हो गए, कुल हो गए 48 गुणसूत्र। या 44 एक्स, यानी 3 एक्स गुणसूत्र अधिक हो गए, कुल हो गए 49। तो ऐसी स्त्रियों में लैंगिक विकास देरी से हो गया और वो अल्प बुद्धि वाली होती है।
अब पढ़ते हैं, अगर पुरुषों में अतिरिक्त वाई गुणसूत्र आ जाए तो, यानी 44 XY तो होता ही है, इनमें 44 XYY हो गया, यानी एक वाई गुणसूत्र अधिक हो गया, यानी कुल गुणसूत्रों की संख्या 47 हो गई। और इनमें जैकब सिंड्रोम भी कहते हैं इस विकार को। और ऐसे व्यक्ति भी असामान्य लंबे होते हैं, अल्प बुद्धि वाले होते हैं और साथ साथ में अपराध प्रवृत्ति के होते हैं। अगला टॉपिक संलग्नता। संलग्नता एक खोज सटन ने की थी, लेकिन इसके बारे में सबसे पहले बैटसन तथा पुनेट ने बताया था। इन्होंने लाइथेरियम ऑटोरेटस यानी मीठा मटर पर प्रयोग किए। इन्होंने मटर के नीले पुष्प यानी बी जीन और लंबे परागण एल का संकरण लंबे पुष्प यानी स्मॉल बी और गोल परागण स्मॉल एल से कराया। तो F1PD में तो नीले पुष्प और लंबे परागण थे, लेकिन जब इस F1PD का परीक्षण क्रॉस कराया, यानी F1PD यानी इसका संकरण अपरोजनक यानी इससे कराया, यानी F1PD नीले पुष्प और लंबे परागण का लाल पुष्प और गोल परागण से कराया, तो परीक्षण क्रॉस है, इसका अनुपात 1:1:1:1:1 प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन इन्हें 7:1:1:7 प्राप्त हुआ। यानी इस प्रकार के पादप 7 थे और इस प्रकार के पादप भी 7 थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बी और कैपिटल एल जीन में संलग्नता थी और स्मॉल बी और स्मॉल एल जीन में संलग्नता थी। तो संलग्नता की परिभाषा देखें अपन, तो एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक साथ वंशागत होना, यानी एक गुणसूत्र पर जितने जीन है वो उसी गुणसूत्र के साथ वंशागत हो जाए, दूसरी पीढ़ी में चले जाए, तो ये संलग्नता कहलाती है। और जिन जीनों में संलग्नता पाई जाती है उन्हें संलग्नी जीन कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता। पूर्ण संलग्नता कब है कि इसमें जो जीन है वो इतने नजदीक होते हैं, इतने पास पास होते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सदैव एक साथ ही वंशागत होते हैं, मतलब उनमें सदैव संलग्नता ही पाई जाती है, वो तो होगी पूर्ण संलग्नता। अपूर्ण में क्या होगा कि इसमें सदैव उसी संयोजन में वंशागति नहीं होती है, मतलब सदैव वो साथ साथ वंशागत नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि दूरी अधिक होती है, तो कभी कभी उसमें संलग्नता नहीं भी होती है, तो ये कहलाएगी अपूर्ण संलग्नता। तो इसका मतलब संलग्नता है ये व्युत्क्रमानुपाती है जीनों के मध्य की दूरी, यानी जीनों के मध्य की दूरी जितनी ज्यादा होगी उनमें संलग्नता उतनी ही कम होती है। धन्यवाद।